हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बेटा, इससे पहले हम अमालगमेशन कर रहे थे। अमालगमेशन जो चैप्टर हम कर रहे थे बच्चा, वो क्लास में कर रहे थे, तो वो बाकी का चैप्टर भी हम लाइव क्लास में ही पूरा करेंगे। इस वर्चुअल क्लास में एक नया चैप्टर, एक नए नाम से, एक नई शुरुआत के साथ, और चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आइए, बहुत कर लिया काम, करना है हमें अब कुछ आराम। तो पार्टनरशिप फॉर्म की बुक्स को करेंगे क्लोज। तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन का मतलब होता है बिजनेस को क्लोज करना, बिजनेस को बंद करना। दोस्त, यहां पे पार्टनरशिप फॉर्म का बिजनेस बंद हो रहा है। पार्टनरशिप फॉर्म का बिजनेस क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। तो ये किस किस कारण से पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो सकता है? इसके क्या कारण हो सकते हैं यार? ऐसा क्या कारण हो सकता है कि हमें अपना बिजनेस बंद करना पड़ जाए? तो आइए जरा हम उन्हीं कारणों की बात करते हैं। जब सारे ही पार्टनर एग्री हो जाएं, जब सारे ही पार्टनर क्या हो जाएं? एग्री हो जाएं कि यार अब बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, अब ज्यादा काम नहीं करना, बहुत मेहनत कर ली हमने अपने लाइफ में, अब थोड़ा आराम करेंगे। नाउ वी नीड टू क्लोज द बिजनेस। तो बेटा, पहला पॉइंट क्या हो गया आपका? पहला पॉइंट हो गया कि भैया जब सारे ही लोग क्या है, तैयार हो जाए। समझ में आ रही बात? अच्छा साहब, दूसरा पॉइंट क्या रहेगा आपका? दूसरे पॉइंट में क्या होगा कि आपका जैसे 3 पार्टनर हैं, ए बी सी या डी, 3 नहीं 4 पार्टनर हैं, ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं बेटा। 4 में से 3 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, यानी एक पार्टनर को छोड़कर बाकी 3 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया हो गए। तो बिजनेस बंद ही करना पड़ेगा। दिवालियों के साथ में बिजनेस कैसे किया जा सकता है मेरे दोस्त? तो व्हेन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, तो भी आपका बिजनेस क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। थर्ड, अगर मैं बात कहूं यहां पे, थर्ड में क्या होता है कि अगर आपका बिजनेस ही क्या है? इल्लीगल है। बिजनेस ही क्या है बेटा? आपका इल्लीगल है। आपका बिजनेस अगर इल्लीगल हो जाता है, गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये बिजनेस अब आज से कोई भी ये बिजनेस नहीं करेगा, इस बिजनेस को इल्लीगल माना जाएगा, तो आपको जो आपका बिजनेस चल रहा है वो अब इल्लीगल बिजनेस की श्रेणी में, कैटेगरी में आ गया है। तो आपको वो क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सब आपको? हाँ जी। तो बिजनेस आपका इल्लीगल, तो आपका बिजनेस इल्लीगल है, तो बिजनेस आपको फॉर्म आपकी क्लोज करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद में कौन सा पॉइंट था आपका कि यदि सपोज कीजिएगा अगर पार्टनरशिप जो बनी है इच्छा शक्ति पे बनी है। क्या मतलब इच्छा शक्ति का? कि 4 पार्टनर है, चारों पार्टनर ने डिसाइड किया था कि चलिए हम सब मिलके पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, और फ्यूचर में अगर किसी की इच्छा हुई काम नहीं करने की, तो हम ये बिजनेस ही क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। बिजनेस ही क्या कर देंगे बेटा? क्लोज कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, किसी पार्टनर ने कह दिया कि भैया मेरी अब काम करने की इच्छा नहीं है, अब आप बिजनेस क्लोज कीजिए, तो भी आपका पार्टनरशिप बिजनेस क्या हो सकता है? डिसॉल्व हो सकता है, और आपकी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्यूशन में जा सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास में? अगर कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तो कोर्ट के ऑर्डर से भी डिसॉल्यूशन हो सकता है। तो ये 5 रीजन है आपके डिसॉल्यूशन होने के। अच्छा, अब कोर्ट किन किन कारणों में ऐसे कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं जब कोर्ट क्या कर सकता है? ये ऑर्डर दे सकता है कि पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाएगी? आपकी डिसॉल्व हो जाएगी। तो अगर मैं इसमें पहला पॉइंट कहूं, पहली बात कहूं, तो बेटा जब एक पार्टनर क्या होता है? जब एक पार्टनर अब पागल हो जाता है, अनसाउंड माइंड, यानी पागल हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी में नहीं रहता, वो हु हा करने लग जाता है। ये क्या कि पार्टनर बैठा है, बिजनेस कर रहा है, पार्टनर शॉप पे आता है, बिजनेस कर रहा है, कस्टमर आया, उसने किसी प्रोडक्ट का रेट पूछा, तो उस पार्टनर ने कह दिया हु हा। अरे बेटा, इसका मतलब क्या? वो माइंड उसका पागल हो गया है। क्या पागल के साथ में आप बिजनेस कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा। हाँ, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, यदि हम खुद भी पागल है तो, है ना? वो कहेगा हु हा, हम कहेंगे ही। खैर, एनीवेज, हम एक तो अगर आपका अनसाउंड माइंड है और किसी पार्टनर का अनसाउंड माइंड हो जाता है बेटा, तो उसके साथ हम बिजनेस नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट क्या है आपका? अगर सपोज कीजिएगा कोई पार्टनर को परमानेंट क्या हो जाता है? कैपेसिटी इंजर्ड हो जाता है उसका, यानी उसका काम करने की क्षमता जो होती है वो खत्म हो जाती है, परमानेंटली इनकैपेबल हो जाता है। परमानेंट इनकैपेसिटी से अगर सफर हो जाए,
किसी पार्टनर को सपोज करो लकवा मार गया, हाँ जी, किसी पार्टनर को लकवा मार गया, उसका एक साइड डैमेज हो गया, सपोज को माइंड में क्लॉटेज बन गया, उसका मतलब माइंड काम करना बंद कर दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या हो गया, इनकैपेबिलिटी आ गई। तो इनकैपेबिलिटी आ गई तो उसके साथ भी हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो कोर्ट ऐसी कंडीशन में भी क्या दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है। उसके बाद में उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि अगर कोई पार्टनर क्या है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट से डिसएग्री हो जाए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट से क्या हो जाए, डिसएग्री हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या हो सकता है हमारा पार्टनरशिप, ऐसी कंडीशन में भी कोर्ट हमें ऑर्डर दे सकता है कि यस आप चाहें तो अगर वो कोई पार्टनर कोर्ट में एप्लीकेशन लेके जाता है और पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना चाहता है, कहता है कि मैं किसी पॉइंट से डिसएग्री हूं और कोर्ट उससे सहमत हो जाता है, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। हाँ जी, तो समझ में आया आपको ये बात कि कब कब कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। और बताइए साहब, कब और कोर्ट कब ऑर्डर दे सकता है। यदि कोई सपोज कीजिएगा कोई पार्टनर है, उसने अपना इंटरेस्ट क्या है, अपना जो शेयर है किसी और को ट्रांसफर कर दिया, थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया बगैर अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को बताए, यानी पुराने पार्टनर्स को बताए बगैर, जो उसके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स उसको उनको बताए बगैर उस पार्टनर ने क्या किया, उस पार्टनर ने अपने शेयर्स को क्या कर दिया, किसी और को ट्रांसफर कर दिया। ए बी सी डी 4 पार्टनर है, डी ने अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया है, सपोज कीजिएगा ई को, हाँ जी, डी ने अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया ई को, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, और डी ने एबीसी को बताया ही नहीं, तो फिर कोर्ट ये ऑर्डर दे सकता है कि भैया तुमने बगैर बताए काम किया, ये यहां पे नहीं चलेगा, तो बिजनेस को क्या किया जाए, बंद किया जाए, बंद किया जाए। तो होप यू अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका, वेयर ए पार्टनर ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट और शेयर्स टू ए थर्ड पार्टी। समझ में आ रहा है चीज। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सपोज करो बिजनेस की सिचुएशन ऐसी हो जाए कि अब वह बिजनेस बगैर लॉस के चल ही नहीं पाएगा। मार्केट में हम जो बिजनेस कर रहे थे वह आउटडेटेड हो गया, मार्केट में जो प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट में हम यूज कर रहे थे वह आउटडेटेड हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हाँ जी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा, ऐसी कंडीशन में बिजनेस आउटडेटेड हो गया है या बिजनेस अब लॉस ही लॉस देगा। अगर आप बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे तो उसमें सिवाय लॉस के कुछ भी नहीं होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन भी है तो ये कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि बिजनेस को आप क्या करें भाई साहब, बंद कर दें, लॉस में है बिजनेस लॉस को लेके नहीं किया जा सकता। चलिए साहब, और कोई भी अगर कोई वैलिड रीजन होता है, कोई वैलिड रीजन है तो चाहे तो बिजनेस क्या कर सकता, कोर्ट को लगता है कि वैलिड रीजन है, जस्टिफाइड है, इक्विटेबल है, तो कोर्ट एक ऑर्डर दे सकता है। तो कुल मिला के ये 7 पॉइंट है, इस 7 पॉइंट के अंदर कोर्ट अपना ऑर्डर दे सकता है बिजनेस को डिसॉल्व करने का। कुल मिला के ऊपर के 5 पॉइंट है, तो ये इनके अंदर भी क्या हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है। होप यू अंडरस्टूड। हालांकि ये जो बाकी नीचे के जो 7 पॉइंट है ये 5वें पॉइंट के अंदर ही आते हैं, समझ में आ रही है साहब ये चीज। चल अच्छा साहब, अब आप मुझे एक चीज बताइए, बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। अब बिजनेस बंद हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो आपके बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज अवेलेबल है वह किससे पता लगता है, वह पता लगता है हमको उसकी बैलेंस शीट से। किसी भी बिजनेस को आइडेंटिफाई करना हो तो हमें क्या देखना होता है, उसकी बैलेंस शीट देखनी होती है। तो मेरे दोस्त बैलेंस शीट से पता लगता है, बैलेंस शीट में 2 साइड्स होती है, एसेट साइड भी होती है और लायबिलिटी साइड भी होती है। एसेट साइड भी होती है और लायबिलिटी साइड भी होती है। एसेट साइड का बैलेंस क्या होता है मुझे बताइए, डेबिट बैलेंस होता है। क्या मतलब हो गया, एसेट साइड में जितने भी अकाउंट होते हैं उन सब अकाउंट का बैलेंसेस क्या होता है बेटा, डेबिट होता है। लायबिलिटी साइड का क्या बैलेंस होता है, लायबिलिटी साइड में जितने भी बैलेंसेस होते हैं उन सब बैलेंसेस का, लायबिलिटी साइड में जितने भी अकाउंट होते हैं उन सारे अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। उन सारे अकाउंट का क्या बैलेंस होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस होता है। और वैसे डेबिट किन किन का होता है, एल का मतलब क्या होता है, एसेट्स, लॉसेस, एक्सपेंसेस। इन 3 अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। और आईपीएल का मतलब क्या हो गया, इनकम प्रॉफिट लायबिलिटी। इनकम प्रॉफिट लायबिलिटी, इन 3 का बैलेंस क्या होता है, इन 3 अकाउंट का बैलेंस क्या होता है आपका, क्रेडिट होता है। चलिए एसेट्स को,
अगर मैं यहाँ पे डिसोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो एसेट्स को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं बेटा। एसेट्स को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। मेरा पहला एसेट्स क्या रहता है? मेरा पहला एसेट्स होता है कैश या बैंक, वेरी लिक्विडिटी एसेट्स है यार, जिसके लिए सब लोग काम करते हैं, कैश एंड बैंक। तो एसेट्स को क्या कहते हैं? फ्रॉम, और एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स का मतलब होता है जहां से हमको पैसा आने की पॉसिबिलिटी होती है, जहां से हम पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, जहां से पैसा आने की संभावना होती है, वो हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स होती है। और लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है बेटा? टू हुम वी नीड टू पे द मनी, यानी फ्यूचर में हमको पे करना पड़ेगा, फ्यूचर में हमको ये पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो अब डिसोल्यूशन का समय आ चुका है। डिसोल्यूशन वह घड़ी है जहां पे एसेट से आपको पैसा लेना है, एसेट से आपको पैसा लेना है, एसेट से आपको पैसा लेना है, और किसको पे करना है? और लायबिलिटीज को पे करना है। एसेट से पैसा लेना है और लायबिलिटीज को पे करना है। इस पूरे प्रोसेस को ही कहते हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम डिसोल्यूशन प्रोसेस। तो अब मैं क्या करूंगा? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एसेट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं। डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एसेट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं। डोंट वरी, ये करंट नॉन करंट नहीं है। ये क्या है? यहाँ पे पहले एसेट्स को मैंने डिवाइड किया कैश एंड बैंक, कैश या बैंक, जो लिक्विडिटी है, जो हमारे पास में कैश है या हमारे पास में बैंक में जो पैसा पड़ा वो भी हमारा ही है। दूसरा एसेट्स होता है फिक्टिशियस एसेट्स। कैसा एसेट्स है आपका? फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है बेटा? ये कोई एसेट वैसेट नहीं होता यार। एक्चुअली ये क्या है? पुराने कर्मों के दोष हैं। पिछले जन्म में हमने पाप किया था, इसलिए इस जन्म में हमको फिक्टिशियस एसेट्स मिल गया, इसलिए हमको इस जन्म में फिक्टिशियस एसेट्स मिल गया। ये है क्या भला? ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए। ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं, ऐसे लॉसेस हैं जो कि अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए। ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए, और अब किस में कन्वर्ट हो गए? अब ये लॉसेस में कन्वर्ट हो गए। और लॉसेस में कन्वर्ट होने की वजह से लॉसेस का बैलेंस भी क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। चूंकि हमने इसको P&L में राइट ऑफ नहीं किया, तो अब इसको मुझे कहां पे दिखाना पड़ता है? अब उसको मुझे उसको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है। अब मुझे उसको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है। और बैलेंस शीट में जिसका डेबिट बैलेंस होता है, कहां दिखता है रे? एसेट साइड में दिखता है। कहां दिखता है? एसेट साइड में दिखता है। समझ में आ रही है बात? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ, ऐसे कोई एक्सपेंसेस अगर नजर आते हैं आपको, तो ये सारे क्या है? एक तरह से लॉस है, पुराने जन्मों के लॉस हैं ये। समझ में आ रही है बात? तो फिक्टिशियस एसेट्स, तो फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ये वो सिर्फ एक तरह के लॉसेस ही होते हैं। और तीसरी कैटेगरी में हमारे पास आ जाती है एनी अदर एसेट्स, सारी अदर एसेट्स। समझ में आ रही है? अरे भैया ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैंने आपको थोड़ा सा क्या किया है, क्वेश्चंस इजी हो जाए इसलिए उसको ये तरीका मैंने आपको बताया है। अदर एसेट्स में आपका करंट एसेट्स भी शामिल आता है और फिक्स एसेट्स भी शामिल होता है। फिक्स और करंट एसेट्स दोनों को हम इसमें शामिल करते हैं, लेकिन कैश बैंक को शामिल नहीं करते। क्यों? क्योंकि कैश बैंक को हमने पहले से ही अलग किया हुआ है। कैश और बैंक को हमने पहले से ही अलग किया हुआ है। तो अगर मैं डिसोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो डिसोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट्स को 3 कैटेगरी में, कौन सी ऐसी एसेट्स? अच्छा, ये सारी कौन सी एसेट्स की बात कर रहे हैं? ये सारी वो एसेट्स की बात कर रहे हैं जो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है, जिसकी एंट्री बैलेंस शीट में आ रही है। समझ में आ रही है? बैलेंस शीट एसेट्स को हमने, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैलेंस शीट एसेट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दैट इज ये कौन सी एसेट्स है आपकी? बैलेंस शीट एसेट्स है साहब। ये कौन सी एसेट्स है आपकी? बैलेंस शीट एसेट्स है। बैलेंस शीट एसेट्स को हमने क्या किया? 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कौन सी? एक तो मेरा कैश बैंक, दूसरा मेरा फिक्टिशियस एसेट्स और तीसरा मेरा अदर एसेट्स। होप यू अंडरस्टूड। चलिए, लायबिलिटीज की बात करूं साहब, मैं किसकी बात करता हूं? लायबिलिटीज की, यानी मुझे पेमेंट करना है। दो पार्टी को पेमेंट करना होता है। मेनली 2 तरह के पेमेंट हमें करने होते हैं। एक तो हमारे जो पार्टनर है उनका जो कैपिटल का बैलेंस, उनको पेमेंट करना होता है, और एक उसके अलावा जितने भी बाकी का पेमेंट है उन सबको हमें पेमेंट करना होता है। तो पेमेंट की बात करता हूं तो पहला मैं पेमेंट कहता हूं पेमेंट टू आउटसाइडर्स। पेमेंट टू आउटसाइडर्स, किसको पे करना है? मुझे आउटसाइडर को पे करना है। तो पेमेंट टू आउटसाइडर्स, समझ में आ रही है बात? ये पेमेंट टू आउटसाइडर का मतलब क्या हो गया कि पेमेंट टू आउटसाइडर का मतलब ये हो गया कि पार्टनर के अलावा आपका जो भी पेमेंट है, उसको आप पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज पेमेंट टू आउटसाइडर्स। इसमें चाहे तो आपने किसी से लोन लिया हुआ है, या आपने क्या हो गया क्रेडिटर्स है, या आपका बिल्स पेबल है,
और भी तरह तरह के आपके कोई भी पेमेंट हो सकते हैं। आउटसाइडर्स को कोई पेमेंट करना है तो वो क्या हो जाएगा आपका पेमेंट टू आउटसाइडर्स। और एक पेमेंट होता है आपका पेमेंट टू पार्टनर, पेमेंट टू पार्टनर। अच्छा, पेमेंट टू पार्टनर को भी मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं। अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया हुआ है, अगर पार्टनर ने बिजनेस को क्या दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, लोन फ्रॉम पार्टनर बिजनेस ने लिया हुआ है, तो पेमेंट किसका हो जाएगा, लोन फ्रॉम पार्टनर का हो जाएगा साहब। किसका हो जाएगा, लोन फ्रॉम पार्टनर का। और दूसरा पेमेंट कौन सा है, कैपिटल बैलेंस का। दूसरा पेमेंट कौन सा है आपका, कैपिटल बैलेंस का। बात समझ में आती है। मैं लायबिलिटीज को भी पेमेंट के हिसाब से मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, पेमेंट टू आउटसाइडर, लोन फ्रॉम पार्टनर और पेमेंट ऑफ कैपिटल बैलेंसेस। तो पेमेंट टू आउटसाइडर्स को सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, पेमेंट टू आउटसाइडर्स को सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। उसके बाद में लोन फ्रॉम पार्टनर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है और उसके सबसे एंड में कैपिटल के बैलेंस का पेमेंट किया जाता है, उसका भुगतान किया जाता है। कैपिटल बैलेंस का किस तरह से पेमेंट करेंगे, इसके हमारे पास में दो मेथड है, वो भी हम सीखेंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए साहब, समझ में आ गया, अच्छी बात। अच्छा, मान लो कि तीन नहीं चार पार्टनर है आपके, ए बी सी डी। कितने पार्टनर है, ए बी सी डी। ए ने लोन दिया, हमने दो से लोन लिया हुआ, एक तो हमने ए से लोन लिया हुआ है, एक हमने ए से लोन लिया हुआ और एक हमने ना बी से नहीं यार, बी की वाइफ से लोन लिया हुआ है। एक तो हमने ए से लोन लिया हुआ और दूसरा हमने किससे लोन लिया हुआ, बी की वाइफ से लोन लिया हुआ है। अब ऐसी कंडीशन में मुझे बताइए, यहाँ पे ये जो कैटेगरी है, यहाँ पे ये जो कैटेगरी है, अब पार्टनर की वाइफ से जो लोन लिया हुआ है, पार्टनर की वाइफ से जो लोन लिया हुआ, बेटा क्या वो पार्टनर है क्या, नहीं 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 नहीं, ये गलती मत समझ बैठना। पार्टनर की वाइफ को पार्टनर मत मान लेना। हाँ जी, वो तो पार्टनर की वाइफ है, थर्ड पार्टी है, तो इसको थर्ड पार्टी ही मानेंगे, उसको हम क्या मानेंगे, थर्ड पार्टी ही मानेंगे। और जो पार्टनर का लोन है वो पार्टनर का लोन ही होगा। तो ए का लोन तो पार्टनर, लोन फ्रॉम पार्टनर की कैटेगरी में आएगा और उसकी वाइफ का जो लोन है वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, पार्टनर, वो आउटसाइडर की कैटेगरी में आ जाएगा। समझ में आ गई ये चीज। हाँ जी। अब अगर मैं बात कहूं यहां पे, अगर मैं अब यहां पे बात कहता हूं बेटा, तो अब डिसोल्यूशन के हम एक्चुअली हम करते क्या है, डिसोल्यूशन के अंदर हम बैलेंस शीट को डिस्पोज ऑफ करते हैं। बैलेंस शीट को क्या करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो क्या करते हैं हम, बैलेंस शीट को डिस्पोज ऑफ करते हैं। अब बैलेंस शीट को डिस्पोज ऑफ करने का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट को डिस्पोज ऑफ करने का मतलब ये होता है बेटा कि एसेट्स जो है हमारी, जो भी एसेट्स है इनसे कैश रियलाइज करो और किनको पेमेंट कर दो, लायबिलिटीज को पेमेंट कर दो और अपने अपने घर जाओ, टाटा बाय बाय। आइए, तो अब जरा देखें, तो अब हमें क्या करना है, हमें इसकी अकाउंटिंग भी करनी है, हमें इसकी क्या करनी है, अकाउंटिंग भी करनी है। तो यहां पे दो तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने, इस चैप्टर में दो तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आ सकता है क्लोज ऑफ बुक्स का। पहला क्वेश्चन किसका आ सकता है, क्लोज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, क्लोज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। अगर मैं बात कहूं यहाँ पे, तो हमें अपनी बुक्स को भी क्लोज करना होता है, तो क्लोज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारा पहला क्वेश्चन हो सकता है। समझ में आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का मतलब क्या है बेटा। अगर मैं बात कहता हूं, देखो क्या होता है, अदर एसेट्स में बात करते हैं तो आपके पास में अदर एसेट्स में खूब होता है, लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स एसेट्स भी होता है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, मतलब फर्नीचर, फिक्चर्स, उसके बाद में डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, बहुत सारी एसेट्स होती है आपके पास में। इन सब से पैसा जो है वो एक साथ में रियलाइज नहीं होता है, धीरे धीरे रियलाइज होता है। मान लो कि आपका टोटल लायबिलिटीज आपका क्या है, 100 करोड़ का है, एसेट्स भी 100 करोड़ के आसपास का है। अब इसमें से आपका अभी अदर एसेट्स में से आपका सपोज कीजिएगा 15 करोड़ रियलाइज हुआ। कितना रियलाइज हुआ बेटा, 15 करोड़ रियलाइज हुआ। और ये 15 करोड़ जो रियलाइज हुआ ये हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस में, लायबिलिटीज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले किस में करेंगे, बाद में किस में करेंगे, यह हम चेक करेंगे। समझ में आया। हाँ जी, समझ में आया आपको। यार ऐसा क्यों लग रहा है, ये मैंने आपको कराया हुआ है यार, डिस्ट्रीब्यूशन मैंने शायद आपको कराया हुआ होगा। खैर, तो यहाँ पे जो हम बात कहते हैं, तो इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का मतलब क्या होता है कि जो एसेट से हमारा कैश रियलाइज हो रहा है उसको किस तरह से लायबिलिटीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। दो तरह के अकाउंट, दो तरह के क्वेश्चंस इसमें आपको इस चैप्टर में आपको मिलेंगे। क्लोज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, तो पहले हम पढ़ रहे हैं क्लोज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट की, बुक्स को कैसे क्लोज करेंगे, बुक्स को कैसे क्लोज करेंगे, ये हम अभी पढ़ रहे हैं।
अब बुक्स को क्लोज करने के लिए आइए मैं यहां पे लिख देता हूं, हाँ जी, हमें करना है बुक्स को क्लोज, हमें करना है बुक्स को क्लोज। अब यही चीज हमको यहाँ पे करनी है, और बुक्स को क्लोज करने के लिए, बुक्स का मतलब क्या है, बैलेंस शीट। बुक्स का मतलब क्या है, बैलेंस शीट। आइए वन बाय वन देखते हैं। कैश एट बैंक का कुछ भी नहीं करेंगे, कैश इन बैंक को, अरे इस अकाउंट को क्लोज कर दिया तो पेमेंट तो सारा इस अकाउंट के थ्रू ही करना है, ये अकाउंट क्लोज नहीं होगा और इस अकाउंट का बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, मतलब ये अकाउंट कंटिन्यूशन में चलेगा, इसका अकाउंट क्लोज नहीं होगा। तो नॉट क्लोज और बैलेंस शीट इसका कंटिन्यू रहेगा। फिक्टिशियस एसेट, दोस्त फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है, फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स आपकी क्या है, यह है आपका लॉस, यह है आपका लॉस। तो लॉस अल्टीमेटली कौन बियर करेगा, उस कंपनी के मालिक, कंपनी यानी पार्टनरशिप फर्म के मालिक बियर करेंगे, और पार्टनरशिप फर्म के मालिक कौन होते हैं, पार्टनर होते हैं। तो ये लॉसेस हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास में एंट्री क्या होती है, हमारे पास में एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट, टू फिक्टिशियस एसेट। क्यों बेटा, क्योंकि क्या हो रहा है, अगर लॉस हम ट्रांसफर कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, कम होगा। लॉसेस से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, कम होता है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस होता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि 3 चीजों का डेबिट बैलेंस होता है और 3 चीजों का ही क्रेडिट बैलेंस होता है। एल में क्या क्या आता है, एसेट्स, अगर मैं बात कहता हूं यहां पे क्या था, वो एल है, एसेट्स लॉसेस एक्सपेंसेस, एसेट्स लॉसेस एक्सपेंसेस, इनका बैलेंस क्या है, इनका बैलेंस होता है डेबिट। और अगर मैं कहता हूं आईपीएल, आईपीएल का मतलब क्या होता है, आईपीएल सी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आईपीएल भी बहुत सही है। आईपीएल, इसका बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है। आईपीएल में क्या आता है, इनकम प्रॉफिट लायबिलिटी, इनकम प्रॉफिट लायबिलिटी, इनका बैलेंस क्रेडिट है, और एसेट्स लॉसेस एक्सपेंसेस, इनका बैलेंस डेबिट होता है। तो आपने जब लॉसेस को ट्रांसफर किया, किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, इसका ओरिजिनल बैलेंस क्रेडिट होता है, अब ये कम हो जाएगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो हमने इसको यहां पे डेबिट किया। फिक्टिशियस एसेट, जब हम इस एसेट को, जब हम इस लॉस को इनडायरेक्टली, जब हम इस लॉस को कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसका अकाउंट क्लोज हो जाता है, इसका अकाउंट बंद हो जाता है। तो अकाउंट क्लोज करने के लिए, इसका बैलेंस डेबिट था, हमें क्लोज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ में आ गया। अच्छा, अदर एसेट्स, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अदर एसेट्स की बात कर रहे हैं। तो अदर एसेट्स का जो भी बैलेंस होता है, दिस अदर एसेट्स, जो ऑल अदर एसेट्स, ऑल अदर एसेट्स, इसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब एसेट्स के बैलेंस को, यानी इनके अकाउंट को क्लोज करना है, और उसको कहां ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इंडिविजुअल एसेट्स के नाम से एंट्री होगी, जैसे आपका फर्नीचर फिक्सचर्स है तो फर्नीचर फिक्सचर्स अलग आएगा, आपका लैंड एंड बिल्डिंग अलग आएगा, प्लांट एंड मशीनरी अलग आएगा, उसके बाद डेटर्स है तो वो अलग आएगा, इन्वेंट्री स्टॉक है तो अलग आएगा। इंडिविजुअल एसेट्स के नाम से हम एंट्री करेंगे, और एसेट्स के नाम से एंट्री करेंगे। मुझे एक चीज बताइए, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है सर, डेबिट होता है। तो इसके बैलेंस को, जिस अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है, जिस अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है, उसको क्लोज करने के लिए क्या किया जाएगा बच्चा, सर उसको क्रेडिट किया जाएगा, उसको क्रेडिट किया जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, एंट्री करने के लिए किसी को तो हम क्रेडिट करते हैं, तो डेबिट किसी को करना पड़ेगा, तो यहां पे हम डेबिट किसे करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। किसे डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। और टू इंडिविजुअल एसेट्स, टू इंडिविजुअल एसेट्स, समझ में आ रही बात। तो यहां पे अगर मैं बात कहता हूं तो टू इंडिविजुअल
एसेट्स। होप यू अंडरस्टूड। तो सबसे पहले क्या किया हमने, आपको यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री के नाम से एंट्री लिखनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसमें एसेट साइड लिखेंगे। एसेट्स में क्या लिखेंगे, कैश इन बैंक। कैश इन बैंक को हम क्या करेंगे, नॉट क्लोज, उसको कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं करते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, दिस इज ए लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री हो जाएगा। अच्छा साहब, अगर उसके बाद में अगर अदर एसेट्स है तो अदर एसेट्स को हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह हमारा बैलेंस शीट का एसेट साइड हमारा क्या होता है, क्लोज हो जाता है। देखिए ये एंट्री करने से ये अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज। ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, तो फिर ये अकाउंट रहेगा ही नहीं यहाँ पे। उसके बाद में ये अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, तो ये भी नहीं रहेगा। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे एक नया अकाउंट आ जाएगा जिसका नाम क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब कौन कौन से अकाउंट हमारे पास में रहे, एक तो रहा हमारे पास में कैश इन बैंक अकाउंट, दूसरा हमारे पास में अभी क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा अभी हमारे पास में क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए आइए लायबिलिटी साइड की तरफ करते हैं। अच्छा, ये जो रियलाइजेशन अकाउंट में हम ये एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, ये एसेट्स का बैलेंस कहां पर है, बुक्स में है। एसेट्स का बैलेंस कहां पर है, बुक्स में है। तो बुक्स का बैलेंस जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये कौन सी वैल्यू पे ट्रांसफर होगा, ये बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होगा। कौन सी वैल्यू पे ट्रांसफर होगा, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होगा। आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि इन्वेंट्री हमारी बुक्स में दी हुई है 50 लाख रुपए, इन्वेंट्री हमारी बुक्स में दी हुई है 50 लाख रुपए, लेकिन इसका रियलाइजेबल वैल्यू आज की डेट में इसका वैल्यू है 40 लाख रुपीस। बुक्स में हमने उसको 50 लाख में शो किया हुआ है, लेकिन आज की डेट में उसका वैल्यू जो है 40 लाख रुपए है। बेटा हमें 40 लाख से एंट्री नहीं करनी है, हमें बुक के अंदर जो अकाउंट है उसको क्लोज करना है। तो वहां के लिए हमें ये एंट्री करनी पड़ेगी। समझ में आ गया आपको ये चीज। चलिए अब आते हैं हम लायबिलिटीज साइड में, पेमेंट टू आउटसाइडर्स, यानी आउटसाइड लायबिलिटीज। अगर मैं इसको बात कहूं तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, आउटसाइड लायबिलिटीज। इसको मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, आउटसाइड लायबिलिटीज। अच्छा, आउटसाइड लायबिलिटीज को भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर देंगे, आओ सब लोग आ जाओ हम आपको पेमेंट कर रहे हैं, नहीं। इसको भी पहले हम कहां ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। तो इसको भी हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ जी, तो आउटसाइड लायबिलिटीज भी कहां पे ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर होगा आपका ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा साहब, तो इसके लिए एंट्री क्या बनेगी, देखिए लायबिलिटीज साइड का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। लायबिलिटीज साइड का बैलेंस क्या होता है साहब, क्रेडिट होता है। और तो क्रेडिट होता है, इसके बैलेंस को हमें क्या करना है, क्लोज करना है। तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल लायबिलिटी अकाउंट, डेबिट, इंडिविजुअल लायबिलिटी अकाउंट, डेबिट। समझ में आ रहा है। उसके बाद में क्या होगा, कहां ट्रांसफर कर रहे हैं आप, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं आप। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। होप यू अंडरस्टूड। तो ये एंट्री यहां पे बन जाएगी। लोन फ्रॉम पार्टनर, देखिए अब ये जो लोन फ्रॉम पार्टनर है इसके अच्छा, लोन फ्रॉम पार्टनर है बेटा, इसको क्या करते हैं, इसका एक सेपरेट अकाउंट रखते हैं। नहीं, आप चाहें तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो क्वेश्चंस है लोन फ्रॉम पार्टनर को कभी कभी क्या करते हैं, अलग से भी इसका अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं, इसका अलग से अकाउंट मेंटेन करते हैं, लोन अकाउंट अलग से मेंटेन करते हैं, उसका पेमेंट भी अलग से करते हैं। तो इसको अभी के लिए मैं कहता हूं नो नीड टू ट्रांसफर। इसको सीधा सीधा क्या करेंगे, नो नीड टू ट्रांसफर, डायरेक्ट पेमेंट करेंगे साहब। इसको क्या करेंगे अपन, डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। समझ में आ गया। तो लोन फ्रॉम पार्टनर्स को ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे। फिर रिमेंबर, क्लियर। अच्छा, कैपिटल बैलेंसेस। नाउ ध्यान रहे, कैपिटल बैलेंसेस में मैं दो तरह के बैलेंसेस को इंक्लूड करता हूं। जिस पे पार्टनर्स का हक होता है। एक तो इसमें क्या होता है, जो कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ होता है, एक तो इसमें कैपिटल अकाउंट खुद होता है। दूसरा क्या होता है, अगर कुछ करंट अकाउंट का बैलेंस है, फिर आपको पता ही होगा कैपिटल अकाउंट को दो तरह से मेंटेन कर सकते हैं, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर तो सिर्फ एक ही अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट, और फिक्स कैपिटल के अंदर दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और तीसरा कैपिटल बैलेंस में मैं इंक्लूड करता हूं रिजर्व एंड सरप्लस को।
रिजर्व एंड सरप्लस को, इन तीन चीजों को इंक्लूड किया जाता है, इन तीन चीजों को कैपिटल बैलेंस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। यस बेटा, जब मैं कैपिटल बैलेंस की बात करता हूं तो कैपिटल बैलेंस में मैं इन तीन चीजों को इंक्लूड करता हूं। तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अलग अलग बात करते हैं हम यहां पे, अलग अलग बात करते हैं हम यहां पे। तो अब ये जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट को कहीं भी ट्रांसफर नहीं करना, ये तो खुद अकाउंट है, इसका पेमेंट किया जाएगा। और ये जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ये ट्रांसफर हो जाता है, एंड ये भी ट्रांसफर कहाँ हो जाता है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। होप यू अंडरस्टूड, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, इसका अल्टरनेटिव अप्रोच क्या होता है, इसका अल्टरनेटिव अप्रोच होता है कि पहले आप सारे एडजस्टमेंट कहां से कर लो, किसके थ्रू कर लो, करंट अकाउंट के थ्रू कर लो, और उसके बाद में एंड में करंट अकाउंट को कहां ट्रांसफर कर दो, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। आप चाहे तो पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली तो ये करंट अकाउंट कहां शिफ्ट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट है तो करंट अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। दैट इज योर करंट अकाउंट, इसका एंट्री क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट डेबिट, और उसके बाद में क्या होगा, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। ये सारी एंट्री किस पे होती है, आपकी बुक वैल्यू पे होती है, सारी एंट्री किस पे होती है, आपकी बुक वैल्यू पे होती है। अच्छा, रिजर्व और सरप्लस जो होता है, रिजर्व और सरप्लस होता है, इसको भी हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, इसको भी हम करते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसको भी हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री होती है यहाँ पे, यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं है बेटा, ये तो कॉपी करने के लिए मैंने लिख दिया है, यहाँ पे होता है ये रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट। हाँ जी, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, R&S अकाउंट यानी रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब इंडिविजुअल रिजर्व सरप्लस आएगा यहाँ पे, जैसे जनरल रिजर्व है, P&L अकाउंट है, या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, या कोई और भी कोई रिजर्व है, तो सब यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर? अच्छा, अब इसमें कुछ स्पेशली मैं बात करता हूँ। जैसे आपका है, एक होता है कंटिंजेंसी, एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आपने सुना होगा, एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये जो होता है, और होता है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व IFR और WCR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसके बारे में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है। यह इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बनता है। ये किससे रिलेटेड बनता है बेटा, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बनता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यस, अगर इन्वेस्टमेंट की प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगा, इन्वेस्टमेंट की प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगा, तो वह फ्लक्चुएशन कहां से कंप्लीट किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कंप्लीट किया जाएगा, ये आपको पता है। अब मेरा कहने का मतलब क्या, अगर क्वेश्चन में IFR है, अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, तो इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, तो इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ये डिपेंड करेगा इन्वेस्टमेंट पे। देखिए, अगर IFR है, IFR ये कौन सी साइड में होगा, ये आपका लायबिलिटी साइड में होगा। कौन सी साइड में होगा, ये आपका लायबिलिटी साइड में होगा। समझ में आ गया? अगर ये लायबिलिटी साइड में है तो एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट भी होगा, एसेट साइड में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी होगा। समझ में आ रही है बात? तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को आप कहां ट्रांसफर करते हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहां पे ट्रांसफर होगा बच्चा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू, इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसका मतलब इससे रिलेटेड कोई भी रिजर्व है वो भी हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, फिर रियलाइजेशन अकाउंट में, वो भी हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। क्या मतलब हुआ, मतलब कोई भी एसेट्स है, उस एसेट से रिलेटेड यदि कोई रिजर्व, कोई प्रोविजन बना हुआ है, यदि कोई एसेट्स है, उस एसेट से रिलेटेड कोई प्रोविजन रिजर्व बना हुआ है, अगर आप उस एसेट्स को कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड रिजर्व, सरप्लस, प्रोविजंस, ये सब भी कहां पे ट्रांसफर होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। सपोज कीजिएगा आपका डेटर्स अकाउंट है, डेटर्स अकाउंट आपके एसेट्स के साइड में। अब अगर मैं बात कहता हूं यहां पे, अच्छा WCR के बारे में पहले एक छोटी सी बात कर लें, फिर मैं वापस अपनी बात पे आता हूं। WCR का मतलब क्या होता है, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। मान लेते हैं वर्क्समैन कंपनसेशन आपका कितना है, 60,000 है। कितना है बेटा, 60,000 आपका बना हुआ है, और एक्चुअल में आपका वर्क्समैन कंपनसेशन लायबिलिटी, कि वाकई में वर्कर को जो लायबिलिटी पे करनी है, वो लायबिलिटी है आपकी 50,000। वो लायबिलिटी कितनी है बेटा, 50,000 आपकी लायबिलिटी है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, देखिए दो तरीके से काम किया जा सकता है यहाँ पे। पहला तरीका क्या है, जितना लायबिलिटी है, अप टू द एक्सटेंट ऑफ द लायबिलिटी,
WCL को कहां ट्रांसफर कर दो, आप WCL को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 50,000। और बाकी का जो 10,000 रिजर्व सरप्लस है, उस 10,000 रिजर्व सरप्लस को आप कहां ट्रांसफर कर दो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। समझ में आया जी आपको ये? चल, उसके बाद में अगर मैं बात कहता हूं यहां पे दूसरा तरीका क्या है, ये पूरा का पूरा WCR आप ट्रांसफर कर दो, पूरा का पूरा WCR आप कहां ट्रांसफर कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और WCL का पेमेंट कर लो 50,000 का। समझ में आ रही है चीज? क्लियर है? लेकिन हमें कौन सा करना है, हमें थोड़ा सा जिसमें एक्स्ट्रा मेहनत लगी वो काम करना है। अगर आपका WCR ज्यादा है तो उसको रियलाइजेशन में उतना ही ट्रांसफर करेंगे जितनी हमारी क्या है, लायबिलिटी है, और बाकी का WCR कहां ट्रांसफर कर देंगे हम, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। समझ में आ गया चीज? अच्छा, अब मैं एक बात कर रहा था आपसे, क्या बात कर रहा था यहां पे, मैं आपसे ये बात कर रहा था बेटा कि अगर कोई भी हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स है, कोई भी बैलेंस शीट में हमारी एसेट्स है और उस एसेट से रिलेटेड कोई प्रोविजन है, उस एसेट से रिलेटेड क्या है, कोई प्रोविजन है, कोई रिजर्व है, और उस एसेट्स को हमने कहां ट्रांसफर किया, एसेट्स को हमने ट्रांसफर किया है रियलाइजेशन अकाउंट में, एसेट्स को हमने कहां ट्रांसफर किया, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो फिर उस प्रोविजन और रिजर्व को भी कहां ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। जैसे कि डेटर्स है, डेटर्स अकाउंट है आपका, डेटर्स का बैलेंस है 2 लाख रुपए और आपने प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स बना रखा है 20,000 से। 2 लाख रुपए का डेटर्स का बैलेंस है और आपका 20,000 से आपका PFBD का बैलेंस है। तो इसका मतलब डेटर्स अकाउंट को आप जब रियलाइजेशन अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करोगे डेटर्स का, तो किस वैल्यू से करोगे, वो 2 लाख से करोगे। किस वैल्यू से करोगे, 2 लाख से करोगे। एंट्री क्या होगी आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कितने से, 2 लाख से, और रियलाइजेशन के डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, टू डेटर्स आ जाएगा 2 लाख रुपया। और जो प्रोविजन है उसका जो क्रेडिट बैलेंस, उसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने से बेटा, 20,000 से, कितने से, 20,000 से। समझ में आ रहा है? चलिए, ये सब जब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो जब ये सब कुछ हो जाता है तो एंड में हमारे पास में जो अकाउंट बचते हैं, वो कौन कौन से अकाउंट बचते हैं, फाइनली जो अकाउंट बचेंगे, एंड एट द एंड आफ्टर अबव एंट्री फॉलोइंग अकाउंट will remain in books of accounts। कौन कौन सा, सबसे पहला कौन सा अकाउंट होगा आपका, रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा कौन सा अकाउंट होगा आपका, दूसरा एक अकाउंट होगा कैश एंड बैंक अकाउंट, तीसरा कौन सा अकाउंट होगा आपका, अगर मैं बात करता हूं तो तीसरा होगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स लोन अकाउंट कहते हैं क्योंकि हमने उसको कहीं ट्रांसफर नहीं किया। चौथा कौन सा अकाउंट होगा आपका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये अकाउंट बचेंगे सब आपके, ठीक है। चलिए, अब इन अकाउंट के साथ में आपको अपनी बुक्स को क्लोज करना होगा। चलिएगा, ये थोड़ा मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन आपको समझाया। आइए अब इसके कुछ स्टेप्स लिखते हैं। और वो स्टेप्स क्या हैं देखिएगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ओपन रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफर ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश इन हैंड और एट बैंक एट देयर बुक वैल्यू एक्सेप्ट कैश, और एक मैंने एसेट्स बोली, कौन सी, फिक्टिशियस एसेट्स, एक्सेप्ट कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ऑब्लिक फिक्टिशियस एसेट, ठीक है, एट देयर बुक वैल्यू। It is important to note that sundry debtors and reserve for doubtful debts are two separate amount and the gross amount of debtors should be transferred। जो मैंने अभी आपको बताया कि 2 लाख के 20,000 का आपने PFBD बना रखा है तो आपको 2 लाख ट्रांसफर करना है। होप यू अंडरस्टूड। ट्रांसफर ऑल liabilities to outside and provisions against asset the credit side of the realization account। जो मैंने आपको बताया है उसी को यहाँ पे स्टेप में लिखा हुआ है। समझ में आता है ये चीज़।
आउटसाइड लायबिलिटीज जो होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी, आउटसाइड लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाएगी। अकाउंट्स डिनोटिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेज और प्रॉफिट शुड बी नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, दे शुड बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डेफिनेटली उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपके जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं या कोई प्रॉफिट्स हैं वो उनके पीएसआर के रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए। समझ में आ गया? ये ट्रांसफर होने के बाद में, ये सब कुछ होने के बाद में आपके पास में एट द एंड आपके पास में ये अकाउंट बचेंगे, ये अकाउंट बचेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ में कुछ और चीजें अब देखिए समझिएगा। अब यहां पे अगर मैं बात कहता हूं आपसे, एक बात आराम से समझेंगे। चलिए, अब इसके साथ साथ में और चीज क्या होती है देखिए समझिएगा। ये 4 अकाउंट तो है ही है, अब कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं कुछ। अब मुझे एक चीज बताइए यार, मेरे पास में एक एसेट थी जिसका बैलेंस था, फर्नीचर था मेरे पास में। फर्नीचर मेरे पास में क्या था? फर्नीचर था। फर्नीचर कितने का था भैया? 50,000 का फर्नीचर था। ये जो 50,000 का फर्नीचर था ये बुक्स में रखा हुआ था, बुक्स में लिखा हुआ था। तो मैंने अब क्या किया, वो फर्नीचर अकाउंट को कहां पे ट्रांसफर कर दिया? रियलाइजेशन अकाउंट में। हालांकि फिजिकली फर्नीचर मेरे पास में है, फिजिकली फर्नीचर मेरे पास में है, लेकिन फिजिकली फर्नीचर मेरे पास में है बेटा, लेकिन मुझे आप एक चीज बताइए, क्या उसका अकाउंट मेरी बुक्स में है? क्या नहीं साहब, अब उसका अकाउंट मेरी बुक्स में क्लोज हो चुका। वो सारी की सारी चीजें मैंने कहां ट्रांसफर कर दी? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। तो अब एसेट्स का कोई भी अकाउंट मेरे पास में नहीं है। अब सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज जो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है, उन सबको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मेरे पास में अगर कोई बुक्स देखेगा, ये सारी एंट्रीज करने के बाद में कोई बुक्स देखेगा तो ये नहीं पता लगा पाएगा, फिर तो रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस ही नजर आएगा। ये बनाने के बाद में अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे ना, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, डोंट यू वरी, लेकिन आपका रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस आएगा, कैश का बैलेंस आएगा, पार्टनर्स लोन का, पार्टनर्स कैपिटल का, ये 4 बैलेंसेस ही आएंगे। वो देख के ये नहीं पता कर सकता इसमें कितना फर्नीचर है, कितना क्या है। तो फर्नीचर अकाउंट क्लोज करने के बाद में जो कोई भी एसेट्स आपके पास में थी या फर्नीचर अकाउंट जो आपकी बुक्स में था वो अब क्लोज हो गया है। अब जो फर्नीचर आपके पास में रखा हुआ है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रही है? फर्नीचर अकाउंट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अच्छा, अभी फिर आप घूमे फिरे, देखा इधर देखा, तो कुछ ऐसा फर्नीचर आपको मिल गया जिसको आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ ही नहीं था, या कुछ ऐसा फर्नीचर आपको मिल गया जिसकी आपने क्या किया था, जिसको आपने बुक से पूरा ऑलरेडी पहले राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन आज उस फर्नीचर का एंटिक वैल्यू मिलने लग गया। वो फर्नीचर एंटिक बन गया और आज उसमें फर्नीचर का वैल्यू मिलने लग गया। तो दैट इज क्या हो गया? एसेट्स नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, एसेट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बट स्टिल वी हैव वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स। तो बताओ, अब उन एसेट्स को, अगर कोई ऐसा एसेट्स हमको मिल गया है जिसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, लेकिन वो हमारा एसेट्स है, फर्म का एसेट्स है, अब क्या हम उसको बेचेंगे नहीं? क्या उससे पैसा नहीं लेंगे? क्या कह देंगे नहीं यार, ये अपना नहीं, अपनी बुक्स में इसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, तो ये तो भले ही अपने को मिल गया है लेकिन अब इसको हम यूज में नहीं करेंगे, इसको हम बेचेंगे नहीं। क्या ऐसा करोगे क्या आप बेटा? नहीं, अपन ऐसा नहीं करेंगे, तो उसको भी हम सेल करेंगे। तो अब देखो भैया, तुम्हारी एसेट्स जो रिकॉर्डेड थी बुक्स में उसको तो तुमने क्लोज कर दिया, और तुम्हारी जो एसेट्स रिकॉर्डेड है ही नहीं बुक्स में उसको क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब ये दोनों एसेट्स इक्विवेलेंट हो गई। अब चाहे आप किसी भी एसेट्स को बेचें, उनसे जो भी पैसा आएगा वो पैसा किसके थ्रू जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू जाएगा। जो भी पैसा आएगा रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू पैसा आएगा। पेमेंट जो भी हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू पेमेंट करेंगे। समझ में आ रही है? तो आज आपको क्या करना है, आज आप तसल्ली से ये क्लास देख लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से तसल्ली से ये क्लास देखें, ये चीज़ें आप थोड़ा समझ लें क्या है, पूरा एक बार पढ़ लें। हाँ, आपको उतारने का है, यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे उतारनी है, ये चीज़ आपको उतारनी है बेटा, उससे पहले ये चीज़ आपको उतारनी, ये कर लें। उसके बाद में कल मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपका क्या करूँगा, आपको एक प्रॉपर ये स्टेप्स तो लिखने, इस स्टेप्स के आगे बात करेंगे, और अकाउंटिंग एंट्रीज में आपको प्रॉपरली एक बार वापस लिखवाऊँगा, अकाउंटिंग एंट्रीज में आपको प्रॉपरली एक बार वापस लिखवाऊँगा, और हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ओके, थैंक यू।